सूर्यताप एवं तापमान, इंसुलेशन और टेम्परेचर। परिचय, इंट्रोडक्शन। वायुमंडल एवं पृथ्वी पर मिलने वाली ऊष्मा का असीम स्रोत सूर्य है। सूर्य से विकिरित होने वाली संपूर्ण ऊष्मा को सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन कहा जाता है। ये सौर विकिरण अंतरिक्ष में चारों ओर फैलता रहता है और सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित हमारी पृथ्वी भी इसका एक सूक्ष्म अंश 2 अरबवां भाग प्राप्त करती है। पृथ्वी की धरातल इस विकिरित ऊर्जा को 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से प्राप्त करता है। फिर भी पृथ्वी को प्राप्त होने वाला यही सूक्ष्म अंश बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से पृथ्वी की संपूर्ण भौतिक एवं जैविक घटनाएं नियंत्रित होती हैं। इन घटनाओं में धरातलीय पवन संचार, सागरीय धाराओं का प्रवाह तथा मौसम एवं जलवायु संबंधी संपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रधान स्रोत उसका आंतरिक भाग है, जहां पर अत्यधिक दबाव तथा उच्च तापमान के कारण नाभिकीय समलन के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा परिचालन तथा संवहन द्वारा सूर्य की बाहरी सतह तक पहुंचती है। सूर्य की बाहरी सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटोन कहते हैं। सूर्य की बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की सतह इस ऊर्जा का अवशोषण करती है तथा पुनः इस अवशोषित ऊष्मा को दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरित करती है, जिसे भौमिक विकिरण या पार्थिव विकिरण कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण की अच्छी अवशोषक हैं। अतः वायुमंडल में आने वाले सौर विकिरण की तुलना में भौमिक विकिरण से अधिक ताप प्राप्त करता है। सूर्यातप, इंसुलेशन। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को ही सूर्यातप, इंसुलेशन की संज्ञा दी जाती है। अंग्रेजी भाषा में इंसोलेशन, इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। यह ऊष्मा या ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है और हमारी पृथ्वी का धरातल इसी विकिरित ऊर्जा को 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेमी की दर से प्राप्त करता है। वायुमंडल की सबसे बाह्य परत पर पहुंचने वाली कुल सौर विकिरित ऊर्जा का 51% भाग ही पृथ्वी को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, जबकि शेष 49% भाग का वायुमंडल से गुजरते समय प्रकीर्णन, विसरण, अवशोषण एवं परावर्तन द्वारा वायुमंडल में ही अवक्षय हो जाता है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बेडो ऑफ द अर्थ कहते हैं। भौमिक विकिरण से प्राप्त ऊष्मा के कारण वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, अतः ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में कमी आती है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सूर्यातप की मात्रा तथा धरातल की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उसकी प्राप्ति मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करती है, जो इस प्रकार हैं। धरातल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का झुकाव या आपतन कोण, दिन की लंबाई तथा धूप की अवधि, वायुमंडल की पारगम्यता। सूर्य की किरणों का झुकाव पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा को 2 प्रकार से प्रभावित करता है। प्रथम, मध्याह्न की स्थिति में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं, तो वह अत्यधिक संकेंद्रित होती है। अतः इस स्थिति में सूर्यातप की तीव्रता भी अधिक होती है। द्वितीय, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं तो वह अधिक क्षेत्रों में फैल जाती है, जिससे सूर्यातप की तीव्रता कम हो जाती है।
सीधी किरणों की अपेक्षा सूर्य की तिरछी किरणें वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती हैं। इस प्रकार सूर्य की किरणें वायुमंडल में जितनी अधिक दूरी तय करती है, उनका बिखराव, परावर्तन और अवशोषण उतना ही अधिक होता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर सूर्य की किरणों की तीव्रता में कमी आ जाती है। सूर्यातप को प्रभावित करने में दिन की लंबाई की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। दिन की अवधि जितनी अधिक होगी, सूर्यातप की मात्रा उतनी ही अधिक प्राप्त होगी। ऋतु और अक्षांश के अनुसार दिन की लंबाई में परिवर्तन होता है। वस्तुतः दिन की लंबाई और सूर्य की किरणों में झुकाव का कोण पृथ्वी के धरातल पर सूर्यातप के वितरण को नियंत्रित करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ के सहारे परिभ्रमण करती है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 93,000 मील 149 मिलियन किमी है। अपसौर अफीलियन की स्थिति पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को तथा उपसौर पेरिहिलियन की स्थिति पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को आती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी पृथ्वी पर सूर्यातप की प्राप्ति को प्रभावित करता है। जब सूर्य पृथ्वी से अपेक्षाकृत कम दूरी पर होता है तो अधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है, और इसके विपरीत जब अधिक दूरी पर होता है तो कम सूर्यातप की प्राप्ति होती है। भूमि का ढाल भी सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करता है। जो ढाल सूर्य के सामने होती है, उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तथा वहां पर अधिक मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो ढाल सूर्य के विमुख होती है, उस पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः वहां पर सूर्यातप कम प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों के दक्षिणी ढाल पर सूर्यातप की मात्रा अधिक तथा उत्तरी ढाल पर कम होती है। इंसुलेशन की सर्वाधिक मात्रा की प्राप्ति विषुवत रेखा सूर्यातप के पास होती है, क्योंकि यहाँ दिन रात की अवधि बराबर होती है, पर सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थिति से इसमें परिवर्तन होता रहता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है एवं कर्क रेखा पर चमकता है, तब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा तथा रात छोटा होता है। इस समय उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि अधिक होने पर भी अधिक सूर्यातप नहीं हो पाता है, क्योंकि इस पर वायुमंडल के परावर्तन एवं प्रकीर्णन आदि का प्रभाव पड़ता है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर यह स्थिति विपरीत हो जाती है। सूर्यातप विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ घटता जाता है, अर्थात विषुवत रेखा के सूर्यातप की मात्रा का 40% भाग ही ध्रुवीय क्षेत्रों को प्राप्त हो पाते हैं। वायुमंडल की पारगम्यता भी सूर्यातप को प्रभावित करती है। वायुमंडल में बादलों का विस्तार, धूल के कण तथा जलवाष्प आदि पर सूर्यातप निर्भर करता है। वायुमंडल को पार करते समय सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन का कुछ अंश जलवाष्प अथवा गैसों द्वारा सोख लिया जाता है। वायुमंडल की निचली परतों में आर्द्रता की मात्रा जितनी ही अधिक होती है, सौर विकिरण का उतना ही अधिक अवशोषण होता है। अतः आर्द्र प्रदेशों की अपेक्षा शुष्क प्रदेशों को अधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है। बादलों के द्वारा बहुत अधिक परावर्तन होता है, अतः उन प्रदेशों में जहां वायुमंडल में बादलों की मात्रा अधिक होती है, अपेक्षाकृत कम सूर्यातप की प्राप्ति होती है। वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना। अन्य पदार्थों की भांति वायु भी 3 विधियों से गर्म एवं ठंडी होती है। विकिरण, रेडिएशन, किसी भी पदार्थ के ऊष्मा तरंगों के सीधे संचार द्वारा गर्म होने की क्रिया विकिरण कहलाती है।
यही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा बिना किसी माध्यम के अर्थात शून्य से होकर भी यात्रा कर सकती है। पृथ्वी पर आने तथा वापस जाने वाली सूर्यातप की विशाल मात्रा इसी प्रक्रिया का अनुसरण करती है। विकिरण की मात्रा तथा उसकी प्रकृति को नियंत्रित करने वाले कुछ आधारभूत नियम हैं, जो निम्नलिखित हैं। सभी पदार्थ, चाहे उनका तापमान कुछ भी हो, विकिरण द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार केवल सूर्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी भी, जिसमें हिमाच्छादित क्षेत्र भी शामिल है, निरंतर विकिरण द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन करती रहती है। किसी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित तरंगों की लंबाई उस पदार्थ के तापमान द्वारा निर्धारित होती है। यही कारण है कि सूर्य लघु तरंगों के रूप में ऊष्मा का विकिरण करता है, जबकि पृथ्वी दीर्घ तरंगों के रूप में। जो पदार्थ विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं, वही उसके अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। यदि पृथ्वी का धरातल सूर्यातप का सबसे अच्छा अवशोषक है तो उसका सबसे अच्छा उत्सर्जक भी है, क्योंकि यह ग्रहण की जाने वाली 100% सूर्यातप की मात्रा को पार्थिव विकिरण के रूप में वापस कर देती है। जो वस्तु अपनी ओर आने वाली संपूर्ण विकिरण का अवशोषण करती है तथा किसी भी तापमान पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण करती है, उसे पूर्ण कृष्णिका, ब्लैक बॉडी कहते हैं। पृथ्वी से होने वाले विकिरण को भौमिक, पार्थिव विकिरण कहते हैं। वायुमंडल ऊपर से आने वाली सौर विकिरण की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें लंबी तरंगों वाली विकिरण की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि विशेषकर क्षोभमंडल में वायुमंडल ऊपर से नीचे की ओर गर्म होने के स्थान पर नीचे से ऊपर की ओर अधिक गर्म होता है। संचालन, कंडक्शन, आणविक सक्रियता द्वारा पदार्थ के माध्यम से होने वाला ऊष्मा का संचार संचालन कहलाता है। जब असमान तापमान वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तब अपेक्षाकृत गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यह ऊष्मा स्थानांतरण तब तक क्रियाशील रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक समान नहीं हो जाता या दोनों वस्तुओं के बीच का संपर्क टूट नहीं जाता। विभिन्न वस्तुओं के ऊष्मा के आदान प्रदान की क्षमता में भी विभिन्नता पाई जाती है। एक तरफ जहां धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, वहीं लकड़ी, वायु आदि इसके कुचालक हैं। ऊष्मा के संचालन की यह प्रक्रिया वायुमंडल के निचले भागों में अधिक होती है, जहां हवा का धरातल से सीधा संपर्क होता है। वायुमंडल में ऊष्मा के स्थानांतरण में संचालन की क्रिया सबसे कम महत्वपूर्ण है। संवहन, कन्वेक्शन, किसी पदार्थ में एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके तत्वों के साथ ऊष्मा के संचार की क्रिया संवहन कहलाती है। ये क्रिया केवल तरल तथा गैसीय पदार्थों में ही संभव होती है, क्योंकि इनके बीच स्थित अणुओं का पारस्परिक संबंध कमजोर होता है। उपर्युक्त विधियों के अलावा कुछ अन्य गौण विधियों से भी वायुमंडल गर्म होता है। जैसे यौगिक एवं पार्थिव ऊष्मा का कुछ भाग वाष्पीकरण तथा संघनन के रूप में पड़ा रहता है, इस तरह संघनन की गुप्त ऊष्मा से भी वायुमंडल गर्म होता है। पृथ्वी दोपहर 12 बजे के समय सर्वाधिक सौर्थिक ऊर्जा प्राप्त करती है एवं अधिकतम ताप दिन के 2 से 4 के बीच प्राप्त होता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा पृथ्वी द्वारा नष्ट की गई ऊष्मा से अधिक होती है। इसे दिन का उच्चतम तापमान कहते हैं। न्यूनतम तापक्रम रात्रि 12 बजे न होकर प्रातः 4 से 5 बजे के बीच होता है। संवहनी धाराएं, कन्वेक्शनल करंट। वायुमंडल की निचली परत की हवा जब पार्थिव विकिरण या संचालन के कारण गर्म होती है तो उसमें प्रसार होता है।
इस प्रसार के कारण घनत्व में कमी आने से वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और वायुमंडल के ऊपरी भाग में स्थित वायु को अगल बगल हटाती है, जिससे हटाई गई वायु क्षैतिज दिशा में चलकर ठंडे क्षेत्रों के ऊपर पहुंचती है और वहां घनत्व अधिक हो जाने से नीचे बैठने लगती है। दूसरी ओर हवा के लगातार गर्म होकर ऊपर उठते रहने से नीचे के भाग में रिक्तता स्थापित होती जाती है। इस रिक्तता को भरने के लिए ठंडी हवा धरातल पर क्षैतिज दिशा में बहती हुई आती रहती है और गर्म क्षेत्रों में पहुंचने पर यह भी गर्म होकर ऊपर उठती है। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज पवनों के एक नियमित चक्र का निर्माण हो जाता है, जिसे संवहनीय धारा कहते हैं। ये संवहनीय धाराएं वायुमंडल की निचली परत की ऊष्मा को ऊपरी परतों में पहुंचाकर उसे गर्म करती रहती हैं। ऊष्मीय असंतुलन के कारण पवनों और समुद्री धाराओं की उत्पत्ति होती है। अधिकांश ऊष्मा का आदान प्रदान मध्य अक्षांशों 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच होता है, जिससे इस क्षेत्र में तूफानी मौसम परिलक्षित होती है। तापमान टेम्परेचर। अक्सर ऊष्मा हीट एवं तापमान टेम्परेचर शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, जबकि दोनों शब्दों में सूक्ष्म अंतर है। ऊष्मा वास्तव में ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को गर्म करती है। इसमें ऊर्जा की मात्रा का ही ज्ञान होता है, जबकि तापमान ऊष्मा की तीव्रता यानी वस्तु की तप्तता की मात्रा का ज्ञान कराता है। दोनों शब्द अलग अवधारणाओं के द्योतक होने के बावजूद एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि तापमान के बढ़ने एवं घटने के लिए क्रमशः ऊष्मा की प्राप्ति एवं उसका ह्रास आवश्यक है। इसके अतिरिक्त तापमान में अंतर ऊष्मा के संचार की दिशा भी निर्धारित करता है। तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक। पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण मिलता है। तापमान को नियंत्रित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। सूर्यातप की मात्रा में अक्षांशीय स्थिति के अनुसार विभिन्न कटिबंधों में अंतर होता है। विभिन्न अक्षांशों पर सूर्यातप की मात्रा में अंतर होने के कारण ही उष्णकटिबंध में तापमान अधिक और ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होता है। स्थल और जल के गर्म होने की दर में विषमता के कारण भी तापमान में अंतर आता है। जल की अपेक्षा स्थल शीघ्र और अधिक गर्म या ठंडा होता है। जल और स्थल के तापमानों में अंतर शीत ऋतु में अधिक और ग्रीष्म ऋतु में कम होता है। महासागरों की अपेक्षा स्थल पर तापांतर अधिक होता है। तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्री धाराएं भी महत्वपूर्ण हैं। तटवर्ती क्षेत्रों के तापमान समुद्री धाराओं द्वारा प्रभावित होते हैं। गर्म धारा जिन क्षेत्रों से होकर बहती है, उस क्षेत्र का तापमान अधिक होता है। इसके विपरीत ठंडी धाराएं जिन क्षेत्रों से होकर बहती हैं, उस क्षेत्र का तापमान न्यून होता है। जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तट पर गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा बहने के कारण उस क्षेत्र का तापमान ऊंचा बना रहता है। इसके विपरीत लगभग उसी अक्षांश पर लेब्राडोर के तट के साथ लेब्राडोर की ठंडी धारा बहती है, जिसके कारण ये क्षेत्र लगभग 9 माह हिमाच्छादित रहता है। जिन स्थानों पर गर्म पवनें चलती हैं, वहां का तापमान अधिक तथा जहां ठंडी पवनें चलती हैं, वहां का तापमान कम होता है। इटली में सहारा मरुस्थल से आने वाली सिराको पवन तथा उत्तरी अमेरिका के मैदान में चलने वाली चिनूक पवन दोनों गर्म वायु है, के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों के तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। एल्बेडो किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली ऊष्मा की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बेडो कहलाता है। पृथ्वी का एल्बेडो लगभग 30% है, अर्थात पृथ्वी सतह से सौर विकिरण का 30% भाग वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है।
एक हिमाच्छादित धरातल हेतु इसका मान सर्वाधिक तथा गहरे रंग की मृदा हेतु कम होता है। सामान्यतः गहरे रंगों का एल्बिडो कम तथा हल्के रंगों का एल्बिडो अधिक होता है। समताप रेखा, आइसोथर्म्स। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई के प्रभाव से इसे मुक्त रखने के लिए किसी भी स्थान के तापमान को घटाकर उसे समुद्र तल के तापमान के बराबर कर लिया जाता है और इसके बाद ही मानचित्र पर तुलनात्मक समताप रेखाएं अंकित की जाती हैं। समताप रेखाओं के 3 सामान्य लक्षण होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। समताप रेखाएं अधिकतर पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हुई मिलती हैं। जहां स्थल एवं जल की विषमता के कारण तापांतर अधिक पाया जाता है, वहां ये अकस्मात मुड़ जाती हैं। समताप रेखाओं की परस्पर दूरी से अक्षांशीय ताप प्रवणता या तापांतर दर की तीव्रता का पता चलता है। समताप रेखाओं में अक्षांश रेखाओं के साथ काफी हद तक समानता पाई जाती है, क्योंकि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थान बराबर सूर्यातप प्राप्त करते हैं। चूंकि स्थल एवं जल के गर्म होने की दर में असमानता पाई जाती है, अतएव एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपों एवं महासागरों पर स्थित वायु में भी तापमान संबंधी भिन्नता मिलती है। यही कारण है कि महाद्वीप से महासागर या महासागर से महाद्वीप पर आते समय रेखाएं थोड़ी सी मुड़ जाती हैं। तापीय कटिबंध, टेम्परेचर जोन। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे प्रभावशाली कारक भूमध्य रेखा से दूरी है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने में तापमान उत्तरोत्तर कम होता है। इस तथ्य के आधार पर ग्रीक विद्वानों ने संपूर्ण पृथ्वी को निम्नलिखित ताप कटिबंधों में बांटा है। उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल और टॉरड जोन। ये कटिबंध भूमध्य रेखा के दोनों ओर 2320 कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है। इस कटिबंध में सालों भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं। इसलिए यहाँ पर तापमान सदा उच्च रहता है। इस भाग में सदी नहीं पड़ती, इसलिए इसे शीतविहीन कटिबंध भी कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 2320 उत्तरी अक्षांश तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त 662 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 2320 दक्षिणी अक्षांश तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त 6620 दक्षिणी अक्षांश के बीच शीतोष्ण कटिबंध स्थित है। यहाँ पर शीत तथा उष्ण दोनों ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिस कारण इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध, फ्रिजिड और पोलर जोन। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तर ध्रुव तक तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ती हैं और तापमान बहुत ही कम होता है। इसलिए यहाँ शीत बहुत अधिक होता है और इसे शीत कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध। साढ़े 66 डिग्री शीतोष्ण कटिबंध, 23.5 डिग्री उष्ण कटिबंध, 0 डिग्री इक्वेटर। वैश्विक तापक्रम स्वरूप, वर्ल्ड टेम्परेचर पैटर्न। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापक्रम घटता जाता है। आर्कटिक एवं उपार्कटिक प्रदेशों में न्यून तापमान पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेशों में वार्षिक ताप परिसर न्यून रहता है।
निम्न भूमि की अपेक्षा उच्च भूमि प्रदेश हमेशा अधिक ठंडे रहते हैं। चिरस्थायी बर्फ एवं हिम के क्षेत्र हमेशा तीव्र शीत के क्षेत्र होते हैं। सर्वाधिक वार्षिक ताप परिसर साइबेरिया में रिकॉर्ड किया गया है। तापक्रम का वार्षिक परिसर अक्षांशों के बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। तापीय विसंगति, टेम्परेचर अनामोली। आदर्श रूप में एक ही अक्षांश पर स्थित विभिन्न स्थानों का तापमान समान होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। किसी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उसके अक्षांश के औसत तापमान के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। समुद्रतल से ऊंचाई, स्थल एवं जल की विषमता, प्रचलित पवन तथा समुद्री धाराएं आदि एक ही अक्षांश पर स्थित स्थान के औसत ताप से विचलन की मात्रा एवं दिशा को प्रभावित करती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक होने के कारण यहाँ तापीय विसंगति अधिक पाई जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक होने के कारण तापमान की विसंगतियाँ न्यूनतम पाई जाती है। जब किसी स्थान का तापमान उसके अक्षांश के तापमान की अपेक्षा कम होता है, तब इस दशा को ऋणात्मक तापीय विसंगति, और जब किसी स्थान का औसत तापमान उसके अक्षांश के तापमान की अपेक्षा अधिक होता है, तब उसे धनात्मक तापीय विसंगति कहते हैं। संपूर्ण वर्ष के महाद्वीपीय तापमान को देखने पर स्पष्ट होता है कि ये तापीय विसंगतियां 40 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर ऋणात्मक तथा विषुवत रेखा की ओर धनात्मक होती हैं। समताप विसंगति रेखा, आइसोनॉमल्स, समान तापीय विसंगति वाले स्थानों को मिलाते हुए मानचित्र पर खींची जाने वाली रेखा को समताप विसंगति रेखा कहते हैं। तापमान का व्युत्क्रम या प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी देखी जाती है, परंतु कभी-कभी वायु की निचली परतों में ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास होने के स्थान पर वृद्धि का परिलक्षण किया जाता है। इसे ही तापमान का व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन कहा जाता है, और ऐसी स्थिति खासकर जाड़े की ठंडी रातों में देखी जाती है, जब आसमान साफ, हवा बहुत शुष्क एवं शांत होती है। ऐसी परिस्थिति में पृथ्वी की सतह तीव्र विकिरण के कारण ठंडी हो जाती है, अतः सतह के समीप की वायु ठंडी परत के संपर्क में आने के कारण तेजी से ठंडी हो जाती है। हवा की निचली परत ठंडी, घनी एवं भारी होने के कारण ठंडी हवा धरातल के समीप ही रहती है। ऊपर स्थित हवा, जिसमें ऊष्मा का विकिरण अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है, नीचे की हवा की तुलना में गर्म होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ढालों पर नीचे की ओर ठंडी हवा के खिसकने या नीचे आने से भी धरातल अत्यधिक ठंडा हो जाता है। ऐसी दशा में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है और तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण क्रम उलट जाता है। तापमान के प्रतिलोमन के कारण धूल के कण एवं धुएं के समान वायु प्रदूषक पदार्थ घाटी के तलीय भाग में ही एकत्रित होते हैं एवं इनमें बिखराव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। इसी कारण से अंतरापर्वतीय घाटियों में आवास एवं खेत ढालों के निचले भाग को छोड़कर ऊपरी भागों में स्थित होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं जापान के सुवा बेसिन में शहतूत की बागवानी तथा भारत में सेब की कृषि, जो कि पर्वतीय ढाल वाले भागों में नहीं की जाती। इसी प्रकार हिमालय क्षेत्र में पर्यटकों के विश्राम स्थल एवं होटल ढालों के ऊपरी भागों में ही बनाए गए हैं। तापमान के व्युत्क्रमण के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां सहयोगी होती हैं। लंबी रातें पृथ्वी दिन में ताप ग्रहण करती है और रात में उसे छोड़ती है, परिणामस्वरूप रात में पृथ्वी ठंडी हो जाती है। पृथ्वी के ठंडी हो जाने के कारण ही धरातल के समीप चलने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है तथा ऊपर की वायु गर्म ही रहती है।
स्वच्छ आकाश मेघ विकिरण में बाधा डालते हैं तथा वायु को ठंडी होने से रोकते हैं। इसी कारण पृथ्वी के ठंडा होने के लिए स्वच्छ आकाश का होना आवश्यक है। शुष्क वायु आर्द्र वायु में ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है, जिस कारण तापमान की दर में कोई गिरावट नहीं होती। शुष्क वायु भौमिक विकिरण को अवशोषित नहीं कर सकती है, इसलिए शुष्क वायु ठंडी होकर तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न करती है। हिमाच्छादन हिम सौर विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है, परिणामस्वरूप वायु की परत ठंडी रहती है और तापमान का व्युत्क्रमण होता है। उष्माद्वीप हीट आइलैंड्स। नगरों का तापमान इसके चारों ओर के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि शहरों का अधिकाधिक भूभाग पक्की संरचना, सड़क, मकान आदि के रूप में होता है। साथ ही यहाँ वनस्पतियों का भी अभाव होता है। इस प्रकार इन अपेक्षाकृत उच्च ताप वाले नगरों को ही उष्माद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करती है न ही ह्रास करती है। यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यातप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप बराबर हो। सूर्य से जितनी ऊर्जा विकिरण होती है, उसका कुछ भाग ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाता है, क्योंकि वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन, परावर्तन तथा अवशोषण के कारण कुछ भाग शून्य में लौटा दिया जाता है तथा कुछ भाग वायुमंडल में बिखेर दिया जाता है। सूर्य से विकिरण ऊर्जा का 35% भाग मौलिक रूप से शून्य में वापस लौटा दिया जाता है। सौर ऊर्जा के इस 35% भाग का वायुमंडल तथा पृथ्वी को गर्म करने में कोई भूमिका नहीं होती है। शेष 65% भाग से वायुमंडल द्वारा 14% भाग का अवशोषण कर लिया जाता है। इस तरह 51% ऊर्जा ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाती है। इसमें से 34% भाग प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश से तथा शेष 17% दिन के विसरित प्रकाश, डिफ्यूज डे लाइट द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त यही 51% ऊष्मा ही पृथ्वी का वास्तविक बजट है। पृथ्वी इस 51% ऊष्मा को भी वापस वायुमंडल में वापस लौटा देती है। सूर्यातप के रूप में पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा तथा पृथ्वी द्वारा निर्गत ऊष्मा का लेखा जोखा ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाता है। भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग। प्राकृतिक या मानवीय क्रियाओं के कारण पृथ्वी का औसत तापमान का बढ़ना भूमंडलीय तापन कहलाता है। विगत 100 वर्षों से जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में अत्यधिक वृद्धि से वायुमंडल में CO का सेकेंद्रण 300 ppm भाग प्रति लाख से 350 ppm अर्थात 23% तक बढ़ गया है। इसके कारण ग्रीनहाउस प्रभाव में वृद्धि हुई है तथा इसके साथ ही पृथ्वी के औसत तापक्रम में भी वृद्धि हो रही है। पृथ्वी के औसत तापक्रम में हो रही तीव्र वृद्धि को ही भूमंडलीय तापन की संज्ञा दी जा रही है। सूर्यातप तापमान है एक नजर में। सूर्य से काफी अधिक दूर स्थित होने के कारण पृथ्वी सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी इस ऊर्जा को 1.94 कैलोरी प्रतिवर्ग सेमी प्रति मिनट की दर से प्राप्त करती है, जिसे सौर स्थिरांक कहा जाता है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिका वृत्त पर दिन की अधिकतम लंबाई 24 घंटे की होती है। उपसौर पेरिहेलियन की तुलना में अपसौर एपीलियन की स्थिति में 7% कम सूर्यातप प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का 35% पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही बादल,
हिम आदि से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती है, जिसे एल्बिडो कहा जाता है। किसी भी दिन के उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान के औसत को औसत दैनिक तापमान कहा जाता है। किसी शुष्क वायु राशि के ऊपर उठने अथवा नीचे उतरने के कारण उसके तापमान में जिस दर से कमी या वृद्धि होती है, उसे शुष्क रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन दर कहा जाता है। इसका मान 1 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर होता है। ऊपर उठती हुई संतृप्त वायु जिस दर से शीतल होती है, उसे आर्द्र रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन दर कहा जाता है। इसका मान 6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर होता है। धरातल पर तापमान के वितरण में सर्वाधिक प्रभाव अक्षांश का पड़ता है। विश्व में अधिकतम औसत वार्षिक तापमान इथियोपिया के डिलोल 34.4 डिग्री सेल्सियस में होता है। न्यूनतम औसत वार्षिक तापमान रूस के ओयम्याकोन का होता है, -58 डिग्री सेल्सियस है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा प्रदेश अंटार्कटिका का वोस्टक -87.5 डिग्री सेल्सियस है। विश्व का सर्वाधिक गर्म प्रदेश लीबिया का अल अजीजिया 58 डिग्री सेल्सियस है। विश्व में सर्वाधिक तापांतर का कारण महाद्वीपीयता कॉन्टिनेंशियलिटी है। अक्षांशों के मध्य तापमान घटने की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। उच्च अक्षांशों पर ताप प्रवणता अधिक पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होता है। इस स्थिति को उपसौर पेरिहेलियन कहा जाता है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है। इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। परिभ्रमण गति द्वारा पृथ्वी अपनी धुरी पर बराबर चक्कर लगाती है और परिक्रमण द्वारा वह अपनी कक्ष पर 6620 कोण बनाती हुई सूर्य के चारों ओर घूमती है। इन गतियों के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात तथा ऋतु परिवर्तन होता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर अर्थात बसंत विषुव और शरद विषुव को समस्त भूमंडल पर दिन रात बराबर होते हैं।